अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं याहिया बांडे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं याहिया जावेद बांडे आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, पिछला एक हफ्ता तकरीबन आपने देखा होगा कि हमने कोई वीडियो आपके सामने नहीं रखी और ना ही कोई किसी किस्म का जो है वो कंटेंट अपलोड किया है। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम डेवलपमेंट चल रही थी। उस डेवलपमेंट का ताल्लुक एक तो जो है वो जुमे वाले दिन गालिबन आर्मी चीफ ने 30 सीनियर सहाफ़ी और एंकर्स को जो है वो मदऊ किया हुआ था इफ्तार डिनर के ऊपर, उससे है। और लम्हा मौजूद के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना की सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर हो चुकी है, क्योंकि आज शाम 6 बजे के बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो रेंजर्स और आर्मी डिप्लॉय कर दी जाएगी। तो उस हवाले से भी हम जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले मैं बरतानिया से फैसल लुकमान साहब को अपने इस वीलॉग और शो के अंदर वेलकम करता हूँ। फैज़ साहब, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर टाइम देने का। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी नज़र से भी वो खबर गुज़री है और कमोपेश जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ रिपोर्ट हुई है कि आर्मी चीफ़ ने जो है वो 30 एंकर्स को डिनर पे बुलाया, जो कि हर साल ही होता है तकरीबन। 2018 में भी हुआ, पिछले साल भी हुआ था। उससे मतलब कि हर साल ये तकरीबन जो है वो एक प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन तासुर कुछ और गया शायद, लेकिन वो तासुर फिर बाद में ज़ाइल हो गया। जो सहाफ़ियों ने वहाँ पे जो है वो इवन के आर्मी चीफ़ ने मना किया था, उसके बावजूद भी सहाफ़ियों ने वहाँ से रिपोर्ट किया है उसके निकलने के बाद। तो आप कैसे देखते हैं इस तमाम से सिनेरियो को? वालेकुम अस्सलाम या थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा देखिए या जैसे कि आपने खुद अपने इंट्रो में मेंशन किया है कि इट इज टेकिंग प्लेस एवरी ईयर। तो ये एक रिवायत मेरा ख्याल है कि बाजवा साहब डाल रहे हैं टू इंटरेक्ट विद द मीडिया और कुछ जो उसकी अनकन्फर्म जो पॉइंटर्स बाहर निकले हैं, they're not alarming or anything. They're just I think he had them there for chit chat. और जिसे पंजाबी में कहते हैं पंजाबी में एक लफ्ज़ है झुक, बीच में बाजवा साहब ने उन्हें यानी कि जुगतें भी टिकाई हैं। तो इट वाज़ ऑन अ लाइटर नोट और it is for media personalities to understand कि uh, take the state affairs seriously and defend it। हमारा मीडिया जो है ना, हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में, जिसमें हमारे मीडिया ने फ्रंट पे आके डिफेंड नहीं किया स्टेट को, स्टेट पॉलिसी को, और व्हिच इज़ क्वाइट जिसे कहते हैं ना कि डिसअपॉइंटिंग। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रैक्टिस जो है होपफुली जस्ट टू जगल अप, जिसे कहते हैं ना कि चलो जी प्रोफेशनलिज्म ठीक है आपका अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ पैट्रियटिज्म भी है ना थोड़ा सा उनमें इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो मुझे तो ये तासुर रहा। ये आपने बड़ी वैसे लाइटर नोट के ऊपर जिस तरह बाजवा साहब ने वहाँ बातें की हैं, आपने भी बड़े लाइटर नोट के ऊपर कह दिया कि मुहिब्बुल वतनी जो है, उसको जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो तासुर दिया जाता है हमारे साथियों के हवाले से कि ये जो है ये फॉरेन एजेंडे पे काम करते हैं और बातें करते हैं और फॉरेन एजेंडे को जो है वो टो करते हैं। लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा, इसी गुफ्तगू के अंदर जो अहम फ़ाद हुसैन जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और डॉन के रेज़िडेंट एडिटर भी है इस्लामाबाद में, उन्होंने इस पूरा अहवाल लिखा है। उसके अंदर जो इंडिया का जो मामला है, मैं असल में उसकी तरफ आना चाहूँगा कि वो अहम मामला ये है कि हमने देखा कि कश्मीर जो है वो उस आर्टिकल के अंदर बाकायदा ये रिपोर्ट हुआ है कि 2017 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में ये काम शुरू हुआ था और उसके बाद किसी वजह से जो है उसमें थोड़ी-सी डिले आ गया और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो करते-करते, लेकिन ये जो अहम डेवलपमेंट्स हुई थी, एक तो जो 27 फरवरी वाली एपिसोड थी वो, और उसके बाद भारत का जो है वो कश्मीर को हज़म कर जाना। तो ये 2 चीज़ें जो हैं, ये आप कैसे देखते हैं इसको? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैकडोर डिप्लोमेसी का आपने ज़िक्र किया है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर खान अब्बासी के टाइम से ये सिलसिला शुरू हुआ था कम्युनिकेशन। अच्छा, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हैविंग बैकडोर, जिसे कहते हैं ना कि चैनल्स ओपन, लेकिन सिचुएशन इंडिया इज इन, इट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। एक चीज मैं वाजे कर देना चाहता हूँ आपके लिए भी और आपके व्यूअर्स के लिए भी, जो मेरा अपना व्यू पॉइंट है
Indian establishment has done their best. They have gone on a shopping spree across the globe to buy arms, purchase anything and everything they get their hands on, they will buy it. लेकिन they have come to at this stage, they have come to a realization पे आ गए हैं कि two front war नहीं लड़ सकता है. Two front means China and Pakistan. दो two front wars जो है ना इंडिया में इतनी capability नहीं है. अब they have turned around और बीच में कुछ उनके जो think tanks हैं उन्होंने suggest ये किया, previous जो reports मैंने देखी हैं कि instead of going for a two front war and losing it altogether, आप ऐसा करें कि पाकिस्तान के साथ cool down कर लें और then you might be able to not take China head on. तो उसमें यह है कि आपके लिए easy हो जाएगा अपने सारे resources जो है ना उन्हें Chinese front पे deploy करने. तो ये सारा यानी कि deployment tactics हैं, यहाँ से they want to free up their troops. और बीच में है कौन है, facilitators हैं UAE, ठीक है, एक छोटी सी country है. Fair enough, I mean, we call it a brotherly country and they have given more concessions in a loan return to Pakistan. वो actually they are in an Indian code all through and through. वही हिसाब हो गया, carrot and stick वाला मसला है पाकिस्तान के साथ UAE का भी. तो मैं तो इस तरह देख रहा हूँ कि Pakistan should be very careful in reaching any agreement. India will never ever जिसे कहते हैं ना कि revert back from 350 और Article 270. वो तो कश्मीर का तो मसला जो है ना वो हल ही किसी और तरीके से होगा for your जिसे कहते हैं ना कि in my view. तो आप कैसे देखते हैं कि अगर आर्मी चीफ ने जिस तरह मीटिंग के अंदर जो रिपोर्ट भी हुआ है, हम चले आर्मी चीफ का नहीं कहते, हम यही कहते हैं कि डॉन अखबार के अंदर बाकायदा वो चीज़ें सारी रिपोर्ट हुई हैं. फहद हुसैन साहब ने एक बड़े जिम्मेदार जो हैं वो साफ़ी हैं, उन्होंने सारी चीज़ें रिपोर्ट की हैं. तो आप कैसे देखते हैं कि अगर तो 35A वाला जो मामला है अगर वो हल हो जाता है तो आर्टिकल 270 को जो है वो दोबारा से जो भारतीय हुकूमत है, मोदी सरकार है, वो उसको एज इट इज रहने देगी या ये उनकी तरफ से बात आई होगी कि हम 35A पे बात कर लेते हैं, वो हमने नहीं 270 पे बात नहीं करनी. असल मसला ही 270 का है. ये जो चाइना के साथ इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है, चाइना है ने बिल्कुल आउटराइटली इसको 270 को रिजेक्ट किया, जिसमें इन्होंने सेपरेटेड जैसे आपका लद्दाख, कश्मीर और श्रीनगर वगैरह इन 3 डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. तो चाइना आया क्यों है इस एरिया यहाँ? ये 370 का ब्लो बैक है, जो आर्टिकल 270 का, सॉरी. तो अब पाकिस्तान अगर 270 इंडिया अगर 270 की तरफ आता नहीं है तो दे आर एक्चुअली पता क्या है कि इक्वल टर्म्स पे निगोशिएट भी नहीं कर रहे हैं. they are negotiating from the position of they think they are negotiating from the position of strength. अच्छा, अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है उनकी के वर्ल्ड ओपिनियन जो है ना वो पाकिस्तान की फेवरेबल नहीं है. ये स्ट्रेंथ है उनकी, मिलिटरी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग नहीं है इंडिया, फाइनेंशियली दे आर इन क्राइसिस हर लिहाज से. लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो है कि उन्होंने दे हैव hedged a bet on India since 15th of August 1947. वजह क्या है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं रह गया था इंडिया में. पाकिस्तान तो started with nothing, no educational infrastructure, no health infrastructure, you name it, there was nothing there. कुछ ब्रेन्स आए थे इंडिया से माइग्रेट होके पाकिस्तान, जिनमें अल्लाह ताला तरीके रहमत करे हमारे वालिद साहब को भी, जिन्होंने आके कंट्रीब्यूट किया, पाकिस्तान एक बुनियाद रखी थी. लेकिन बाद में जो उन लोगों के इस दुनिया से जाने के बाद जिन लोगों ने टेक ओवर किया है तो वो तो बस वो फॉरेन एजेंडास पे काम करते हैं इन अ वे कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट उनका इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि
आई एम सॉरी टू से कि वही बात आ गई, पैट्रियटिज्म। अच्छा, तो मैं थोड़ा-सा लिहाजा आगे चलूँगा। जी, जी। जी, जी। सॉरी, आपने बड़ा अच्छा इसको जो है वो इसका तज़िया दिया है कि भारत जो है वो 2 फ्रंट्स के ऊपर जो है वो नहीं कर सकता। एक है चाइना वाला फ्रंट और दूसरा है पाकिस्तान के साथ। तो वो अब यहाँ पर जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर यहाँ पे मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अमेरिका जो है आर्मी चीफ ने जब अमेरिका का और अफ़गानिस्तान का बात हुई तो उसके ऊपर भी बड़ी अहम बात की थी। और वो बात ये की उन्होंने कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि जो तालिबान है वो जंग हार गए हैं। उन्होंने बरमला इस बात का इज़हार किया कि तालिबान जंग नहीं हारे। तो आप देखते हैं कि क्या वाक़ई तालिबान जंग नहीं हारे और अमेरिका का जो स्टेप बैक करना है 20 साल के बाद, वो अमेरिका की हार है? देखें, अमेरिका यहाँ हारने या जीतने के लिए नहीं आया था। दे नीडेड द फुट इन द रीजन। उन्हें कदम जमाने के लिए जगह चाहिए थी। मल्टी बिलियन डॉलर फैसिलिटीज उन्होंने बिल्ड की थी और इनिशियली लग रहा था कि दे आर नॉट लीविंग। अगर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा उन पे किसी तरफ से प्रेशर आ रहा है। तो उनका तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने तकरीबन तकरीबन इफ आई कैन रिकॉल 5 वीक्स अगो इवेंचुअली एडमिट किया है पब्लिकली कि अमेरिका वाज सिटिंग इन अफगानिस्तान ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज चाइना। अच्छा, चाइना पाकिस्तान की इतनी इतनी कदर करता है कि पाकिस्तान टुक द, जिसे कहते हैं ना कि इम्पैक्ट, पाकिस्तान टुक द इम्पैक्ट दैट could have been damaging China. पाकिस्तान stood in the front, यानी कि फ्रंट पे आ गया। तो अब ये है कि दूसरी तरफ उन्होंने एक और चीज जो न्यूट्रलाइज की है, चांसेस ये थे कि अमेरिका को लद्दाख में इंडिया बेसिस, चाइना, अमेरिका की निगाह थी लद्दाख एरिया पे, चाइना ने उसको ऑलरेडी प्रीएम्प्ट कर दिया है बाय मूविंग इन। तो बोथ वेज इट्स अ, यानी कि विन विन सिचुएशन फॉर चाइना। अच्छा, तालिबान दे वर देयर बिफोर, दे विल बी देयर आफ्टर। इट्स अ, ये जंग थी नहीं, ये जंग नहीं थी, ये वहां बैठ के कुछ और कर रहे थे। ये दे आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज दिस रीजन। लेकिन उसमें ये है कि जिस तरह मिडल ईस्ट सारा डिस्टेबलाइज करके तो आराम से निकल गए वहां से, ठीक है, यही था इनका प्लान। लेकिन यहाँ जहानत काम आ गई है, रशियन, चाइनीज, पाकिस्तानीज, ये 3 कंट्रियों ने मिलके इस रीजन को डिस्टेबलाइज होने से बचा लिया है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा है फैसल साहब कि चाइना का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस रीजन के अंदर, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान का जो सी पैक है उसके अंदर वन बेल्ट वन रोड। फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि चाइना ने ईरान को भी जो है वो इसमें शामिल कर लिया। तो आप देखते हैं कि चाइना जो है वो अब इस खत्ते के अंदर ऑल इन ऑल एक अपनी ग्रिप मजबूत करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और अब जैसे कि अमेरिका अगर यहाँ से निकलता है तो चाइना को इसका बहुत बड़े पैमाने पे फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ चाइना को ही नहीं, अमेरिका के यहाँ से निकलने के बाद ना ये पूरा रीजन एक पीस और ट्रैंक्विलिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, आई मीन थोड़ा सा काफी प्रॉक्सी ग्रुप्स इवन इनके जाने के बाद भी वहां रह जाएंगे। दाइश जो हेलीकॉप्टरों के जरिए, कॉप्टर्स के जरिए, वो दाइश जो सीरिया में और इराक में थी वो कहाँ गई है? वो तो एयरलिफ्टेड थ्रू हेलीकॉप्टर्स, दे बीन ब्रॉट बैक इनटू अफगानिस्तान। वो वहां बैठे हुए हैं आके टू डिस्टेबलाइज दिस एरिया। वो ये है कि विद द हेल्प ऑफ तालिबान वो रूट आउट कर लें, तो ये जो छोटे छोटे प्रॉक्सी ग्रुप्स वहां बैठे हुए हैं, तो ये पूरा जो रीजन है ना, इसकी डायनामिक्स चेंज हो जाएगी और ये जाएगा प्रॉस्पेरिटी की तरफ। इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाइना की बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है अफगानिस्तान में, एंड इट्स बीन इयर्स ऑन चाइना ये कर रहा है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू, जैसे असल बात तो बाहर आती नहीं है ना कभी, अफगानिस्तान के पास मिनरल और प्रेशियस अर्थ एक्सेट्रा इज अबाउट $3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ रिजर्व मौजूद है अफगानिस्तान में।
It's a very rich country in terms of minerals and precious metals. और चाइना ऑलरेडी काम कर रहा है वहाँ, लेकिन ये है कि दे विल स्पीड अप, और ये है कि ये सीपैक जो है ना पूरे सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जितनी सेंट्रल एशियन आपकी स्टेट्स हैं और रशिया। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर होल कॉन्टिनेंट, एंड पाकिस्तान जो है ना वो एक हब बन जाएगा कनेक्टिविटी का। अच्छा, थोड़ा-सा अगर हम बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अगर बात करते हैं, तो हमने आप बरतानिया में क्योंकि मौजूद हैं, तो बरतानिया की सूरत-ए-हाल के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। एक तो कोविड का बताइएगा कि वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल चल रही है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो आज लम्हा मौजूद में जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हुकूमत की तरफ से और ख़ुसूसी तौर पे जो है वो लाहौर के अंदर जो है वो हालात आपने देखा, वो वीडियो बहुत बहुत वायरल हुई हुई है। उस वीडियो वायरल होने की वजह से जो है वो पाकिस्तान के अंदर 6 बजे के बाद जो है वो एक तो रेंजर्स तैनात हो जाएगी लाहौर में, और दूसरा ये है कि मुकम्मल तौर पर गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलने पे पाबंदी होगी। एक तो उसका बताइए कि दूसरा हमने ये देखा है कि कुछ दिनों पहले एक खबर सर्कुलेट की थी कि बरतानिया ने जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो मामलात जो है वो थोड़े से साइडलाइन करके उसको एक लिस्ट के अंदर डाला है, और वो लिस्ट के अंदर जो है वो टेरर फाइनेंसिंग और उसके हवाले से जो खबरें आ रही थी मनी लॉन्ड्रिंग के, मौजूदा हुकूमत भी जो है वो उसको रोकने में नाकाम रही है। तो आप ये दोनों सिनेरियो को कैसे देखते हैं? अच्छा, पहले कोविड की तरफ आ जाते हैं। कोविड इन यूके रिसोर्स रिच कंट्री है, ठीक है, दुनिया की, यानी कि लुक एट द साइज ऑफ यूके एंड लुक एट द साइज ऑफ इंडिया। इंडिया के साइज की इकोनॉमी है यूके की, तो ये दे कुड हैव अफोर्ड कर गए हैं, और काफी पब्लिक ने भी सफर किया है, लॉकडाउन, और इस दौरान में इन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है ना, अभी तक तकरीबन 46 मिलियन सिंगल जैब एडमिनिस्टर हो चुकी है यूके की पॉपुलेशन, अडल्ट पॉपुलेशन में, और नियर इनफ 11 मिलियन जो है ना उनको सेकंड जैब लग चुकी है। तो यूके को एक्चुअली ये बड़ा केयरफुली और बड़ा टेंडरली आहिस्ता आहिस्ता ले आए हैं यूके गवर्नमेंट जो है ना ऐसी स्टेज पे कि मेरा ख्याल है कि मिडल ऑफ जून तक वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि 46 मिलियन आउट ऑफ 65 मिलियन पॉपुलेशन जो है ना, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो यूके इज एट द मोमेंट हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, और थिंग्स आर लुकिंग वेल फॉर यूके, लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि जिन कंट्रीज में हालात खराब हो रहे हैं ना, उनको ये ट्रैवलिंग बैन लगता जा रहा है उन पे, जैसे पाकिस्तान पे लगा था पहले। पाकिस्तान पे जो बैन लगा था उसको बहुत ही नेगेटिव अंदाज में लिया गया था, लेकिन उसकी हकीकत आपको मैं बताता चलूं, बैन लगाने की वजह क्या थी पाकिस्तान। हालांकि इंडिया में हालात ज्यादा खराब थे, पाकिस्तान को रेड ट्रैवल लिस्ट में लाने की वजह ये थी कि अमंग द 192 कंट्रीज जो ट्रैवलर्स आते हैं ना यूके, उनमें 10% पाकिस्तानी। इट्स अ वेरी बिग नंबर। तो वो ने इंडिया से बहुत कम लोग आते हैं, वैसे भी अगर रेड लिस्ट में डाल दी रियल से कोई फर्क नहीं पड़ा इतना, और ना पड़ता है। तो अब लेकिन बात यही आ जाती है कि nobody is safe until the last person is vaccinated in the world। तो अब बाहर का सोचना है इन्हें बाहर का सोचना है। ये काफी स्पेयर वैक्सीन भी लेके बैठे हुए हैं कि आफ्टर अपनी पूरी पॉपुलेशन को वो करने के बाद ना, वैक्सीनेट करने के बाद इनके पास इनफ स्पेयर बच जाएगी व्हिच दे विल डोनेट टू द अदर कंट्रीज। अच्छा, ये आपके सवाल का पहला हिस्सा आ गया। नंबर 2, पाकिस्तान कोविड, वो आपका इचरा बाजार का क्लिप जो है ना, आज तो वर्ल्ड वाइड वायरल हुआ हुआ है। अब गवर्नमेंट बेचारी क्या करे, गवर्नमेंट ऑनेस्टली सिंसियरली क्या करे, तो यहाँ लोगों ने एक बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पब्लिक थी जिसने नहीं ओबे किया जो रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन इन जनरल पब्लिक वाज, यूके पब्लिक वाज वेरी
हम भी महीना-महीना घर बैठे रहे हैं। हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप सुपरमार्केट तक चले जाएँ, ब्रेड एंड बटर लेके वापस। फेयर इनफ। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा और लोगों को इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे कि रेज़िलिएंट सी नेशन है, एक दफ़ा दे ऑल पाकिस्तानी नेशन कम ऑन बोर्ड ना, तो यू विल विन द वॉर अगेंस्ट कोविड इंशाल्लाह। जी, अच्छा, जी, जी। आप वो थोड़ा-सा जी, जी, वो आखिरी बिल्कुल हिस्सा जो रह गया है अच्छा, सवाल अब मैं का। आ रहा हूँ आपका वो जो है वो जो टेरर फाइनेंसिंग हो रहा है। देखें, यूके की सर्टेन पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़ यूके फॉलो करता है। ये एक्चुअली ठीक है, इट इज़ ब्रूइंग अंडर द सरफेस। अभी मनी लॉन्ड्रिंग रुकी नहीं है क्योंकि सरगना तो यहीं बैठे हुए हैं उसके। इन्होंने खुद उन्हें रिफ्यूज दी हुई है, तो इन्हें पता है सब कुछ क्या हो रहा है। इन सर्टेन केसेस दे लुक द अदर वे। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्होंने अब आपको थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर लूँ द रीज़न बिहाइंड। अर्जेंटाइन के साथ यूके इज़ नॉट ऑन अ वेरी गुड टर्म। फॉकलैंड वॉर हो चुकी है 80s में इनकी। अपना एक फॉकलैंड का एक आइलैंड है जिसके ऊपर इनका डिस्प्यूट चलता है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर पे है। वो राइट क्लेम करते हैं फॉकलैंड आइलैंड पे, फॉकलैंड पे अर्जेंटीना अपना क्लेम है, यूके का अपना क्लेम है। दे हैड अ वॉर, ठीक है। सिंस देन दे हैव नेवर बीन ऑन गुड टर्म। They were about to buy a South Korean fighter plane, which is not good as a JF-17 Thunder. So then mind change हो गया उनका and they started negotiating Argentine government started negotiating with Pakistan, and they are keen on Block 3. उसका जो बेसिक वर्जन भी जो है ना, ब्लॉक 3 का जो बेसिक वर्जन है JF-17 थंडर का, वो पाकिस्तान की उसकी अर्जेंटीना की एयरफोर्स की जो कैपेसिटी है ना, उसको 100% पे ले आता है, व्हिच यूके डोंट वांट। तो ये इन्होंने थोड़ी सी जो ये जो रिएक्शन आया था ना, ये आया था कि व्हाट आर यू डूइंग, यू आर सेलिंग, यू आर अपग्रेडिंग आवर एनिमीज आर्मी। और इनके वहां मिलिट्री बेसिस हैं यूके के। तो उसकी वजह ये आ रही है पीछे। वो बाकी ये नहीं है कि अमेरिका के कहने पे किया है, इसके कहने पे इनकी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी भी है जिसको ये फॉलो करते हैं। और अगर वो डील थ्रू हो गई ना, तो JF-17 थंडर की और ब्लॉक 3 में इंटरेस्टेड है अर्जेंटीना गवर्नमेंट। वो अगर डील थ्रू हो गई तो यूके से पाकिस्तान के ताल्लुकात और खराब होंगे। तो लेट इट बी नोन। यानी कि आपने पहले से ही सावधान कर दिया है कि अगर ये तमाम मामलात जो है वो हो गए, मतलब कि अपने फाइनल टर्म्स की तरफ चले गए, तो बरतानिया और पाकिस्तान के हालात और मज़ीद कशीदा होंगे। ये आपने बड़ी अहम खबर दी है क्योंकि ये सैंक्शन लगा सकते हैं। सॉरी टू अच्छा, यानी इंटरप्ट कि यू। आपने एक और बात इस पे कर दी है कि रिस्ट्रिक्शंस भी पाकिस्तान के ऊपर लग सकती हैं बरतानिया से। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। इसकी आप देखते हैं कि कहीं अब अगर अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका की तरफ से कोई दबाव तो नहीं है इसके ऊपर? नहीं, 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 इसका अमेरिका से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि जो साउथ कोरियन जो उन्होंने बेसिक एक ट्रेनिंग प्लेन है उनका, एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है जिसको उन्होंने दे हैव वेपनाइज्ड। इट्स नोवेयर गुड इनफ टू क्लोज इनफ टू बी JF-17 even block 2 or block 3. तो UK had actually stopped that deal by threatening South Korea with sanctions. अच्छा, जब पाकिस्तान ये डील जब मैच्योर होने लगेगी ना, यूके विल थ्रेटन पाकिस्तान विद सैंक्शंस लाइक दे डिड टू साउथ कोरिया। यानी कि ये अगर हम देखें तो एक किस्म से रेसिप्रोकेट करेगी ये चीज़ कि अगर वो मामलात उधर हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, और अगर पाकिस्तान के मामला तय होते हो तो वो उधर नुकसानदेह है। तो चलें, उम्मीद ये करते हैं कि आगे चलकर चीज़ों में बेहतरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। अभी कोरोना ने जो है वो बिल्कुल ही जो है वो तकरीबन चीज़ों में अजीब सी सूरत हाल हो गई है। लोगों ने जो है वो एसओपीज़ भी फॉलो नहीं किए। अब हुकूमत को मजबूरन जो है वो फ़ौज को उतारना पड़ा है मैदान में। उम्मीद ये करते हैं कि आगे चलकर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए हालात बेहतर हों, क्योंकि अगर तो पाकिस्तान है, अवाम है, तो फिर ये सब कुछ है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर
जो है वो ये तमाम चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया फैसल लुकमान साहब ने हमें बरतानिया से, लंदन से जो है वो वक़्त दिया और उन्होंने बहुत अहम चीज़ों का इंकशाफ़ किया, जो हमारे लिए बड़ी हैरानकुन है। उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है या आने वाली भी हुकूमतें जो हैं वो फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएँ, जिसमें पाकिस्तान के लिए आसानियाँ हों, जगह कि ये ना हो कि पाकिस्तान के ऊपर फ़लाँ मुल्क पर ने पाबंदी लगा दी, फ़लाँ मुल्क ने पाबंदी लगा दी। अभी एक मेरा इसमें एक चीज़ रह गई है हमारी डिस्कस करने वाली, वो थी एफएटीएफ के हवाले से। अगर हम एफएटीएफ की फैसल साहब बल्कि आखिरी इस पे भी कमेंट कर दें कि एफएटीएफ में अभी पाकिस्तान अगर फँसा हुआ है, तो अभी हमने देखा है जून-जुलाई के अंदर जो है वो अगला उनका दौर होगा और उसके अंदर पाकिस्तान को देखा जाएगा कि पाकिस्तान ने जो है वो उनकी शराइत के ऊपर कितना वो अमल किया है। तो आप देखते हैं कि एक टीएलपी वाला मामला इधर हुआ, दूसरी तरफ जो है वो आर्मी चीफ ने कल कह दिया कि जी हमने जो है वो उनको कौमी धारा में वापस ले आए हैं। तो आप नहीं देखते कि ये एफएटीएफ और वो दूसरे जो मामला है, ये एक दूसरे से मुतसादिम है चीज़ें? देखिए एफएटीएफ जो है ना वो जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया हुआ है, वो इंडियन स्पॉन्सर्ड है। अच्छा, और उसमें जितनी भी लेट्स से जैसे फ्रांस है और कुछ और मुल्क हैं जिनके इंडिया के साथ ट्रेड टर्म्स चल रहे हैं, दे आर सेलिंग आर्म्स टू इंडिया, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ उतनी उनकी कोई इतनी ट्रेड एफिलिएशंस नहीं है, फायदा इंडिया की तरफ है, तो वो फेवर इंडिया। लेकिन अब ये है कि गोइंग बाय द बुक ना, पाकिस्तान सिर्फ 3 पॉइंट्स उसके ऐसे रह गए हैं जो इनकम्प्लीट थे एज ऑफ प्रीवियस जो इसकी वो सेशन में जो डिस्क्लोज हुआ था, और सेक्रेटरी जनरल ने जो एफएटीएफ के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी थी, क्योंकि बार बार ये सवाल आ रहा था इंडियन जर्नलिस्ट की तरफ से कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में कभी कब जाएगा, व्हाई डोंट दे वर आस्किंग देम, they were asking various Indian journalists asking and suggesting that Pakistan should be pushed into blacklist. तो उन्होंने एक चीज क्लियर कर ली थी, पाकिस्तान has done so much, ठीक है, out of 27, 24 are complete, 100% completely implemented, ठीक है। उसके बाद क्या रह जाता है, 3 पॉइंट जिनमें काम हो रहा है और वो भी पार्शली, ये नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो स्क्वायर वन पे खड़े हुए हैं, तो वो भी हो गए हैं। तो उसने एक चीज क्लियर कर दी थी कि मेक नो मिस्टेक्स, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है ही नहीं पाकिस्तान की ब्लैक लिस्ट में जाने की। इट कुड बी इन अ मॉनिटरिंग, दे आर इट्स इन अ मॉनिटरिंग स्टेज राइट नाउ। मॉनिटरिंग स्टेज क्या है, अब आपसे उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। कुछ इन्होंने लॉज चेंज किए हैं, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, दिस दैट एंड अदर, राइट। अब वो ये देख रहे हैं, देखना ये चाह रहे हैं कि आप ऑन ऑन पेपर आपने ये लॉज तो बना लिए हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं, प्रोसिक्यूशंस हो रही हैं या नहीं, और 2-4 प्रोसिक्यूशंस भी ऑन बोर्ड हो जाए ना, तो पाकिस्तान इज 100% देयर। तो वो तो देयर इज, हाँ उसमें ये है कि अगर तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आता है, व्हाइट लिस्ट में आ जाता है, तो इनके लिए इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से इजी टर्म पे लोन्स वगैरह मिलेंगे और पाकिस्तान की एक क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाएगी। दैट विल बी अ वन गुड थिंग, और इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर विल लुक टेक पाकिस्तान मोर सीरियसली इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब लेट्स सी व्हिच वे दे गो। जी बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया फैसल लुकमान साहब बरतानिया से। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी है, उन्होंने बहुत अहम चीज़ों के ऊपर की निशानदेही की है। उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान अपने मसाइल से निकल कर जो है वो फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी थोड़ी-सी अगर नज़र दौड़ाए तो उसपे चीज़ों को जो है वो रीशेप करने की ज़रूरत है, चीज़ों में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। आज के अपने वीलॉग याहिया बांडे को दीजिए इजाज़त, यूट्यूब चैनल से आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीलॉग में, अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।